हेलो मेरे बड़े भैया, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छठे वे एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। और इस बुक को खुद एने फ्रैंक ने ही लिखा है। एने फ्रैंक का जन्म 1929 एंड डेथ 1945 मार्च के बीच में हुआ था। और वो जर्मन लुइस फैमिली से बिलोंग करती थी और नाचीज़ और उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। आपने इनके बारे में हिस्ट्री की बुक में ही पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एने फ्रैंक, उसकी फैमिली और उसके 4 फ्रेंड्स जर्मनी छोड़ के एम्स्टर्डम चले गए, जो कि नीदरलैंड में है। बट जब नाजीज ने नीदरलैंड में भी कब्जा करना शुरू किया, तब एने और उसकी फैमिली 2 साल तक अपने फादर के ऑफिस में छुपी रही, 1942 से 1944 तक। बट एट द एंड वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें कंसनट्रेटेड कैंप में लाकर मार दिया जाता है। जो नाजीज लोग होते थे वो लोग ज्यूस लोगों को मार देते थे कंसनट्रेटेड कैंप में ले जाकर। ये आपने हिस्ट्री की बुक में ही पढ़ा होगा। और उस चैप्टर का नाम है नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। एने फ्रैंक की फैमिली में बस उसके फादर बसते जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, और जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद वापस अपने घर एम्स्टर्डम जाते हैं। और जब वे अपने घर जाते हैं तो उन्हें एने फ्रैंक की डायरी मिलती है। ये डायरी एने फ्रैंक को उसके 12th बर्थडे यानी कि 12 जून 1942 में दिया गया था। और उस डायरी की जो लास्ट एंट्री थी, लास्ट उसमें कब लिखा गया था, वो था 1 अगस्त 1944। तो फिर उसके पापा सोचते हैं कि क्यों ना इस डायरी को पब्लिश कर दिया जाए, मार्केट में प्रिंट करवा दिया जाए। तो फिर वो उसको पब्लिश करवाते हैं और नाम रखते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये हमारे उस बड़ी सी बुक का अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसका छोटा सा वर्जन है, उसका छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको याद करनी होंगी। एने फ्रैंक लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, यानी बहुत अजीब सी चीज़ है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहली बार डायरी लिख रही हूँ, बट इसलिए क्योंकि एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची डायरी लिख रही है, उसकी डायरी कौन ही पढ़ेगा। बट फिर भी वो कहती हैं कि मैं तो डायरी लिख रही हूँ। वो कहती हैं कि मुझे लिखना पसंद है और जब मैं अपनी फीलिंग्स को डायरी में एक्सप्रेस करती हूँ, डायरी में लिख देती हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। फिर वो कहती हैं बट इस वक्त मैं बहुत ही सैड फील कर रही हूँ, गाल पे हाथ रखे हुए बैठी हुई हूँ। तो एने फ्रैंक सोचती हैं कि क्यों ना मैं थोड़ी देर बाहर चले जाऊँ, बाहर अपना मूड फ्रेश करके आती हूँ। पर उन्हें याद आता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमन, यानी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से। कैसे? अगर वे किसी व्यक्ति को अपने दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा सुनाएंगी तो सामने वाला कितनी देर सुनेगा। बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बट पेपर पे तो आप कितने लिखते चले जाओ, उसके पास पेशेंस ही पेशेंस है, आप कितने लिखो वो थकेगा ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो बताती हैं कि मेरी एक 16 साल की सिस्टर है, एक लविंग पेरेंट्स है और मुझे जानने वाले 30 से भी ज़्यादा लोग हैं, बट मेरे पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड में नहीं है, यानी कि ट्रू फ्रेंड नहीं है, बस मेरी डायरी को छोड़कर। वो कहती हैं बट इसमें मेरी गलती क्योंकि मैं लोगों से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ। एने फ्रैंक की डायरी उसके लिए एक अच्छे दोस्त का रोल निभाती है जो उसकी हर बात सुनता है पेशेंस से। वो कहती हैं मैं अपनी डायरी में हर चीज़ लिखती हूँ क्योंकि मैं अपनी किटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। वह कहती हैं कि मैं अपनी डायरी में अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच लिख रही हूँ, जो कि मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मेरे पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही एडोरेबल इंसान हैं। उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वे खुद 36 के एंड मेरी मम्मी 25 की नहीं हो गई। वह कहती हैं कि मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट, जर्मनी 1926 में हुआ था, लगभग मुझसे 3 साल पहले। जब वे 4 साल के हुए तो उनके फादर माइग्रेट करके फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए और फिर मेरी माँ पापा का पीछा करते करते सितंबर में हॉलैंड चली गई। और फिर उसके कुछ दिनों बाद तक मैं और मेरी बहन मार्गोट अपने ग्रैंड मदर के साथ ही रहे। और फिर मार्गोट का नंबर आया, वह भी दिसंबर में मम्मी पापा के पास हॉलैंड चली गई। और फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में एना फ्रैंक का भी नंबर आया और वे फरवरी में हॉलैंड चले गए अपने मम्मी पापा के पास। और फिर वो कहती हैं कि मैं 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। और फिर वो कहती हैं कि मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत ज़्यादा पसंद थी और जब हमारा फेयरवेल हो रहा था तब हम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर 1941 के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और फिर 1942 के समथिंग तक वे शांत हो जाती हैं। और वे कहते हैं कि इसी साल मेरी ग्रैंड मदर फिर 10th क्लास भी कंप्लीट हुई थी। फिर वे कहती हैं कि अब हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग बचे, मम्मी पापा, मार्गोट, मेरी बहन और मैं, और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
फिर वो कहती हैं कि 20 जून 1942 को मैंने अपना पूरा डेडिकेशन अपने इस डायरी के नाम कर दिया है। और फिर वे कहती हैं कि अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं मैंने अपनी पर्सनल डायरी में खुद से लिखा है। और वो कहती हैं कि और वे लिखती हैं डियर किटी, और एक इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं। वे डिस्कस करती हैं कि एक दिन मेरी क्लास पूरी बहुत नर्वस थी कि अपकमिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा, पर वो कहती हैं कि मैं और मेरी दोस्त जीएन हंस रहे होते पीछे 2 लड़कों की बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे बेट इसी बात पर लगा दी थी कि कौन पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। और वो कहती हैं कि उन 2 लड़कों का नाम सीएन और जकास है और मेरी फ्रेंड का नाम जीएन है। फिर सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते और कहते हैं कि तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो यही सब सुन रही होती हैं और फिर अपनी डायरी में लिखती हैं कि पास या फेल हम डिसाइड नहीं करते, टीचर डिसाइड करता है। तो वो कहती हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक है, बस मुझे थोड़ा मैथ से डर लग रहा था और हम एक दूसरे को सब दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। और वो कहती हैं कि वैसे तो मेरे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं और सभी मुझे बहुत पसंद करती हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरे स्कूल में एक मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग एक थोड़े बूढ़े आदमी हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरे से थोड़े रूठे से रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी क्लास में बहुत बातें करती हूँ, इसलिए मुझे गुस्से में कई बार बहुत सारा होमवर्क भी दे देते हैं। और एक बार तो उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स टॉपिक पर एक बार ऐसे लिखने को भी दे दिया था। चैटर बॉक्स का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बकबक करता है। फिर वे कहते हैं कि मुझे घर जाकर अपने सारा होमवर्क करने के बाद इस ऐसे की याद आती है और फिर वो पेन को मुँह में दबा के सोचती हैं कि यार क्या लिखना चाहिए, इसमें क्या लिखना चाहिए। एक काम करूँगी कि ऐसे में बहुत बड़ा लिखूँगी और बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ूंगी ताकि मेरा ऐसे बड़ा देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर वो सोचती हैं कि यार ऐसा तो कोई भी कर सकता है, मैं कुछ और अलग करूँगी। और फिर वो 3 पेज का ऐसे लिख देती हैं और उन 3 पेजेस में उनका मेन मुद्दा यही था कि स्टूडेंट्स की बोलना तो पर्सनैलिटी होती है, बोलना ही तो स्टूडेंट का काम है। और फिर वो कहती हैं कि मैं अपने आप को ट्राई करूँगी कि ज़्यादा ना बोला करूँ, कोशिश करूँगी, बट मेरी माँ का क्या, मेरी मम्मी को तो बहुत आदत है बकबक करने की, वो मुझसे भी ज़्यादा बात करती हैं। और वो कहती हैं कि ये जो मुझे बकबक करने की जो आदत है ना, वो मुझे मेरी मम्मी से ही मिली है और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि चुप बैठना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये है ए से पढ़कर मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और बट फिर अगली बार उन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया बात करते हुए, तो उन्होंने फिर से मुझे एक नए टॉपिक पे ए से लिखने को दे दिया और वो टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। और वो टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि एक ऐसे चैटरबॉक्स जिसे बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता। और इसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में मेरी कोई भी शिकायत मिस्टर कीजिंग सर के पास नहीं जाती है, बट 3rd डे यानी तीसरे दिन मैं फिर बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ और फिर वो मुझे फिर से एक नए टॉपिक पे से लिखने दे देते हैं और उस टॉपिक का नाम था क्वैक 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 सैड मिस्टर एस चैटरबॉक्स। और इस बात पर पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी, पर अच्छी बात यह है कि मेरी जो फ्रेंड है सैनी, उसे लिखना बहुत पसंद था। तो जो मेरी दोस्त है सैनी, उसे पोइट्री लिखना बहुत पसंद है और वो बहुत ही अच्छी पोइट्री भी लिखती थी। तो वो सोचती है कि मैं सैनी की वजह से इसमें एक ऐसा ऐसे लिखूंगी जिसमें मेरा नहीं मिस्टर कीजिंग का मजाक उड़े। तो वो कहती हैं कि इसलिए मैंने एक पोएम की फॉर्म में एक ऐसे को लिखा। उस पोएम में यही होता है कि एक फादर डक होती है, एक मदर डक होती है और 3 बच्चे होते हैं। फादर डक होते हैं वो अपने 3 बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक 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 करते थे, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बात करते थे। और जब मैंने मिस्टर कीजिंग को ये पोएम दी तो मुझे लगा था कि वो गुस्सा हो जाएंगे, बट उन्होंने तो इस पोएम को सीरियसली ले लिया और अपनी कुछ बातें उसमें ऐड करके कहते हैं कि और अपने वर्ड्स यूज़ करते हुए इस पोएम को थोड़ा और अच्छा करते हुए दूसरी क्लासों में भी सुनाया। और फिर इसके बाद मिस्टर कीजिंग ने एने फ्रैंक को कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया और यहाँ तक कि मिस्टर कीजिंग का बिहेवियर भी अब बहुत ज़्यादा बदल चुका था और मिस्टर कीजिंग का नेचर अब बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वे क्लास में आकर जोक भी सुनाया करते थे। अब वो एक ख़राब से बूढ़े आदमी की जगह एक बढ़िया बूढ़े आदमी बन गए थे। अपनी डायरी में बस यहीं तक लिखती हैं और लास्ट में लिखती हैं योर्स एनी, और इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और बस यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 द एंड। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए 3 2 1 बूम।